हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए, और ये हमारा सेकंड वीडियो, इट इज़ आवर सेकंड पार्ट। आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। तो हमारा आज का टॉपिक जो है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा है। आज़ादी के बाद हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड कैसा था और उसके बाद इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी कैसी रही या क्या होती है, उसके बारे में हम इसमें हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने देखा इंडिपेंडेंस के टाइम तक वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल। हम एक्सपोर्ट करते थे बहुत बड़ी क्वांटिटी में, किसका? रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के। तो एटलीस्ट ये सिचुएशन हमारे साथ बड़े समय से चली आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, आज़ादी के बाद की, तो कहता है अंडर द प्लान प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम था उसके अंतर्गत अगर बात करते हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल चेंज। इसमें एक ध्यान देने वाली बदलाव आई। अब क्या थी, तो कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए थे जिसमें कहता है ब्रीफली द चेंज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम कंपोजिशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसमें सब में क्या हुआ, बदलाव आया। अब यहाँ एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो नॉर्मली ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, कितने वैल्यू के हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द क्वांटम और द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री कितनी क्वांटिटी में या कितनी वैल्यू में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करती है, वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो फिलहाल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की अगर बात करते हैं तो उसके बाद हमारा पहला था वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उसके लिए एक टेबल 1951 के टाइम में प्रिपेयर किया गया था, उसको दिखाया जाता है यहाँ पे। तो इसमें हम थोड़ा देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये कहता है फर्स्ट प्लान में हमारा क्या था, इंपोर्ट हम कितना करते थे। इंपोर्ट हमने किया था 3651 रुपीज़ इन करोड़ में, यानी 3651 करोड़ रुपीज़ का हमने इंपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट कितने का किया हमने, 3190 का। टोटल हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टर्नओवर जो था वो 6760 का था। ये पहले प्लान में था। तो हमने क्या किया, अपने आप को सेल्फ रिलायंस की तरफ जब मूव करना शुरू किया, तो सेकंड प्लान की अगर बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया। एक्सपोर्ट हो गया 5402, क्योंकि ये किस तरह का एक्सपोर्ट था, जी हाँ, रॉ मटेरियल का। तो ये कहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया 5402 हमने एक्सपोर्ट किया। और इंपोर्ट कितना किया, कम किया, क्योंकि हम केवल इनिशियल गुड्स की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, क्योंकि उस वक्त तो हम अभी जस्ट नए नए बने थे। तो ये था लगभग 3063 के करीब एक्सपोर्ट हम करते थे। इंपोर्ट हमारा कितना था, 5402, और एक्सपोर्ट कितना था, 3063 का। तो टोटल टर्नओवर 8465 का हमारा था। जब हम बात करते हैं आगे की थर्ड प्लान की, तो इसमें हमारा इंपोर्ट था 6119, और वहीं एक्सपोर्ट हमारा क्या था 2735। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा था, इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा था, और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा था। लेकिन अभी ये देखिए टर्नओवर इस टाइम का क्या था, 8854 जो हमारा टोटल टर्नओवर था। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया, क्योंकि हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें थी हमारे यहाँ बनती नहीं थी, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी। तो इस वजह से देखा जाए तो हमारा कंजप्शन कैपेसिटी भी क्या होता है, बड़ा होता है, यानी हम एक मार्केट के रूप में विकसित हो रहे थे। और एक्सपोर्ट हमने कितने किया, जस्ट 9426 का। और उस समय यानी कि 69-64 के बीच की अगर बात है 5 ईयर में, हमारा जो टर्नओवर रहा वो 19,461 का रहा। इस तरीके से एर्थ प्लान की अगर बात करें तो इस समय हमारा इंपोर्ट क्या रहा, 4,70,445 का, और एक्सपोर्ट रहा 4,20,351 का, और टर्नओवर हमारा रहा 8,90,796 का। एटलीस्ट हम लास्ट प्लान की अगर बात करें तो हमारा जो ट्रांजैक्शन रहा इंपोर्ट का
इंपोर्ट हमारा इन 12th प्लान में इंपोर्ट हमारा रहा 1,31,89,647 और इंपोर्ट हमारा रहा एक्सपोर्ट जो रहा इंपोर्ट हमारा रहा 1,31,89,647 ये हमारा इंपोर्ट रहा और 9,01,485 हमारा एक्सपोर्ट रहा और ओवरऑल अब 2,21,91,132 हमारा टोटल टर्नओवर रहा। तो इस तरीके से देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या है हमारा टर्मिनोलॉजी बढ़ गई है। टेबल में कुछ जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें फॉर्मेशन के थ्रू इसमें क्या सो दैट द टेबल द वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली अंडर द 5-year प्लान। अगर देखें तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है लगातार वो क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है। इट हैज़ रेंज फ्रॉम द 6,760 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू 2,21,91,132 करोड़ इन 12th प्लान। तो अब देखें कि हमारे पास पहला क्या था कि 6,000 कुछ रुपये 6,760 रुपीज़ का 60 करोड़ का फर्स्ट में टर्नओवर था, फर्स्ट प्लान में टर्नओवर था। लेकिन वही आज के टाइम में 12th प्लान में अगर बात करते हैं तो हमारा 2,21,91,132 करोड़ का हमारा टर्नओवर हो गया जो कि लगातार बढ़ता चला गया। अब इसमें अगर बात करते हैं इट सीम टू बी इम्प्रेसिव स्टोरी। अगर देखें तो बहुत ही प्रभावशाली स्टोरी इसका रहा। हाउ एवर देयर आर द एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रेस इन दिस स्टोरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी नोटेड इस रिकॉर्ड। अब क्या क्या उस स्टोरी में रहे जो डिस्ट्रेस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें समझना चाहिए। जो पहला कर द परसेंटेज रेन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ बीन द हाई ओइंग टू द बैड इफेक्ट। बेस इफेक्ट की बात करता है। इट्स मीन द इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वॉज वेरी लो। हाई तो है लेकिन वास्तव ये क्या है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या हमारा बहुत ही कम है। अकॉर्डिंग टू द इवन a small increase in the total volume shows a significant raise in the terms of percentage। कहता है कि इसका एक छोटा सा वॉल्यूम भी क्या करता है अकॉर्डिंग इवन द स्मॉल इंक्रीज छोटा सा भी बदलाव छोटी सी बढ़ोतरी क्या करता है इन द टोटल वॉल्यूम शोज द सिग्निफिकेंट रेज। वो पूरी वॉल्यूम में क्या करता है पूरे जो टर्नओवर है उसमें एक बड़ा डिफरेंट दिखाने का काम करता है। यानी बदलाव दिखता है उसमें थोड़ा सा ही चेंज होता है तो उसमें बदलाव दिखता है। वाइल ओवर द टाइम इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स हैज़ बीन ट्रेंड्स टू रेज। समय के साथ साथ जबकि क्या हो समय के साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लगातार बढ़ता रहा तो इंडिया शेयर इज ग्लोबल ट्रेड हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन। इंडिया ने क्या किया अपने ग्लोबल ट्रेड को धीरे धीरे क्या किया डिक्लाइन करना शुरू किया। खासतौर से उसमें जो हमसे रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते अब रॉ मटेरियल हम देने की वजह क्या कर रहे थे अब रॉ मटेरियल देने हम टेक्नोलॉजी को लेते थे अब रॉ मटेरियल को देना शुरू किए। हमने टेक्नोलॉजी लिया रॉ मटेरियल अब धीरे धीरे हमने क्या किया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया और अपने ही जगह पे अपने लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इट डिक्लाइन फ्रॉम 1.8% टू इन 1950 to 51 to 0.5% in 1991। हमने क्या किया जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टेंडेंस रेस जो लगातार बढ़ रहा था हमने उसको डिक्लाइन करना शुरू किया। यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हमने ज़्यादातर अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करने का काम शुरू किया। थर्ड पॉइंट की बात करें इट इज़ ओनली आफ्टर इनिशिएशंस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये केवल इस वजह से फ़ायदा हो पाया इस वजह से हो पाया क्योंकि इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लगातार होते रहे। दैट इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ टेंडेड टू इम्प्रूव। और जिसकी वजह से क्या रहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने की वजह से क्या है इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में यानी कि इंटरनेशनल लेवल के मार्केट में वो लगातार क्या हो रहा है इम्प्रूव होता चला जा रहा है। इन 1718 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट ट्रेड वॉज 2.1% एंड इन द इम्पोर्ट ट्रेड वॉज 2.6%। अगर देखें तो 1718 की बात एक्सपोर्ट हमारा 2.1% है लेकिन आज के टाइम में इंपोर्ट की अगर बात करें अभी भी
वो क्या है 2.6%। तो अभी भी क्या है कि इंडिया एक इम्पोर्टर कंट्री के रूप में ही रिप्रेजेंट करती है खुद को। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अगेन इट इज़ ओनली द आफ्टर द इनिशिएशंस of economic reforms that changed the volume of the trade has become a significant। फिर क्या हुआ, ये बड़ा रोचक तथ्य है कि नॉर्मली हमने क्या किया, अपनी पॉलिसी में लगातार बदलाव करते रहे जिससे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता रहा। और साथ ही साथ वही कह रहा है कि इनिशिएटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही क्या है, एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम उसमें अपने लगातार अपनी इकोनॉमिक लेवल में क्या कर रहे हैं, लगातार बदलाव ला पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे एक टॉपिक हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, एक कंपोजिशन मतलब एक सामंजस्य बैठा, दोनों के बीच में एक बैलेंस किया जाता है। द कंपोजिशन ऑफ अ ट्रेड रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की जब बात करते हैं तो उसमें वो उन गुड्स की बात करता है और सर्विसेज की बात करता है जो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि हमारी कंपनी क्या, हमारी कंट्री क्या बेच रही है और क्या रिसीव कर रही है, इन दोनों के बीच का कंपोजिशन क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वही हमारा कंपोजिशन रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जैसा वहाँ एक लाइन समझाया गया कि हम क्या बेच रहे हैं और क्या रिसीव कर रहे हैं, उसको हम कंपोजिशन के रूप में देखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कंपोजिशन ऑफ अ फॉरेन ट्रेड के बाद, कंपोजिशन ऑफ अ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू 8 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जाने वाले आइटम्स को ये क्या करता है, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए तो आज़ादी के बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे एक बैलेंस्ड से बदलाव आया फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी में। अब कौन कौन से होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा। डिक्लाइन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। अब इसमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स यानी कि जो रॉ मटेरियल हम बना रहे थे एग्रीकल्चर के फार्मेशन से, उसको डिक्लाइन करने का काम किया गया। देयर हैज़ बीन द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल आइटम्स इन द टोटल एक्सपोर्ट। क्या हुआ, फर्स्ट इंडिया द स्टार्टेड द यूजिंग द इट्स फार्म प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इंडिया ने क्या किया भाई, जब हमने डिक्लाइन करना शुरू किया तो अब हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखें, सेकंड पॉइंट है दैट अ सब्सटेंशियल रेज इन द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ रेज टू द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ द फार्मर प्रोडक्ट। अब क्या होगा, एक और प्रॉब्लम है, इंडियन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, जब लगातार बढ़ रही थी तो क्या हो गया, हमारा डोमेस्टिक कंजप्शंस भी बढ़ना शुरू हो गया। तो हमने क्या किया, आपने फार्मा प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे फार्म में जो प्रोडक्ट यूज होने वाले, पहले हमारे पास पॉपुलेशन कम थी तो हम उसको दूसरी कंट्री को बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमने अपना क्या कंजप्शंस लेवल बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजप्शन लेवल भी बढ़ेगा, और हमने फिर क्या किया, अपने प्रोडक्ट को जो हम बाहर बेच रहे थे अब उसको खुद के लिए मार्केट के रूप में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, यानी कि अब हम अपने ही फार्मा प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दिए। अब बात आती है डिक्लाइन परसेंटेज इन द कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स की बात करें तो उसमें लगातार जो है उसके परसेंटेज में डिक्लाइन आ रही है। अब कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्लूड द जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स। तो कन्वेंशनल आइटम जो हम नॉर्मली अपने यहाँ प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिसमें हमारा जूट हो गया, टी हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया और मिनरल्स हो गया, ये कन्वेंशनल हमारे पास आइटम है। दीज आइटम्स constitute the bulk of the Indian export at the time of independence। अगर देखें तो ये जो आइटम है, जूट हमारा हो गया, टी हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, पहले इंडिपेंडेंस के टाइम तक ये बल्क में एक्सपोर्ट होते थे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये एक्सपोर्ट होते थे। अब इनको क्या किया गया, इनको होल्ड कर दिया गया, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया गया। बट विद द प्लान द डेवलपमेंट प्रोग्राम with planned development program in the place, the domestic demand for the conventional item has to tends to rise। अभी क्या हुआ कि प्लान जो हमारा डेवलपिंग जो प्रोग्राम था उसके होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो कन्वेंशनल आइटम था, जैसे फूड ग्रेन हुआ, जो अभी इसकी जो डिमांड रही लगातार बढ़ने लगी अपनी ही कंट्री में। अकॉर्डिंगली
देयर शेयर इन द टोटल एक्सपोर्ट हैज़ बीन टेंड्स टू फॉल। अब हमारी यहाँ डिमांड बढ़ गई तो हमने क्या किया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो हम पहले बाहर को बेच देते थे अब हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करें, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट क्या हुआ हमारे डाउन होना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। पहले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे पास बहुत कम होते थे। द परसेंटेज शेयर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द टोटल एक्सपोर्ट एज टेंस टू डेज, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी बंद थी लेकिन अब इंडस्ट्रीज डेवलप होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे यानी फिनिश गुड्स हमने अब एक्सपोर्ट करना शुरू किए हैं। प्रेजेंटली द जेम्स एंड द प्रीशियस मेटल मशीनरी एंड द व्हीकल्स आर द नोटेबल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। अगर देखें तो जेम्स हो गए, प्रीशियस मेटल हो गया, मशीनरीज हो गई, व्हीकल्स हो गई, ये अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में से है। इसके साथ विद द पॉइंट ऑफ द फैक्ट दैट प्लांट डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ स्टार्टेड यील्डिंग द रिजल्ट्स। और इसका स्ट्रेटजी क्या रहा, जिस समय आज़ादी के टाइम की अगर बात करें तो हम अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बेचने का काम कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा रहा है हमारा जो डेवलपमेंट प्लान रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था और उसी के रिजल्ट के थ्रू हम आज क्या कर रहे हैं, जो तैयार गुड्स होते हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और टॉपिक जिसमें नॉर्मली कहता है दी चेंजेस ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड सजेस्ट दैट द इंडिया इज़ नो लॉन्गर स्टैटिक्स एंड अ बैकवर्ड इकॉनमी। अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो दिख रही हैं तो सजेशन यही है कि अब इंडिया पहले की तरह क्या है, बैकवर्ड इकॉनमी के रूप में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। दैट द इंडियन इकॉनमी इज़ नो लॉन्गर मेयरली द अर्गन इकॉनमी। और ये इसलिए जो है बैकवर्ड इकॉनमी या फिर पिछड़ी हुई इकॉनमी के रूप में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, वही चीज़ ये फिर कह रहा है। इट्स शोइंग द सिग्निफिकेंट साइन द स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द पैट्रोमेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ दैट ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। तो देखा जाए कि रिफॉर्म्स लगातार होने की वजह से क्या है कि इसमें अब सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखने का काम मिलेगा कि अब क्या दर प्रति दर या फिर लेयर बाय लेयर ये क्या हो रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है, वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्सरी सेक्टर्स हो। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस 1951 की अगर बात करें तो इसमें 51 से हमारे पास था क्या, यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इट्स रेफर टू द कंट्रीज टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम विच इट्स इम्पोर्ट। तो डायरेक्शन का सेंस है कि हमको कहाँ से लेना है और कहाँ को देना है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किसको देना है और किससे लेना है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पहले पॉइंट, सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज़ ऑल्सो अंडरगॉन द सब्सटेंशियल चेंजेस। 1951 के टाइम में भी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था उसमें भी लगातार बदलाव आ रहे थे, उसमें चेंजेस हो रहे थे। द लिस्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैज़ टेंड्स टू द एक्सपेंड ओवर द टाइम। और हमारी जो लिस्ट जो थी, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो लिस्ट थी वो लगातार समय दर समय बढ़ रही थी, उसमें बदलाव आ रहे थे, वो इंक्रीज हो रही थी। द विच पॉइंट्स टू आवर स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो कि हमारे लिए क्या था, एक मजबूत पैर की तरह इंटरनेशनल मार्केट में जम गया था। यानी कि अब हम क्या थे, इंटरनेशनल मार्केट में एक मजबूत पार्टिसिपेशन के रूप में सामने आ रहे थे, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तो इसमें नॉर्मली ये कहता है द प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात एंड चाइना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान, बेल्जियम, ये जो है आज के टाइम में अगर देखें तो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और इसके साथ कहता है दिस इज़ अ शार्प कंट्रास्ट टू
for 1951 scenarios when our international trade was confined largely to UK, USA and the Commonwealth countries। तो नॉर्मली कहता है कि 1951 के टाइम, आज के टाइम में तो हमारे पास बहुत सारे मार्केटिंग पार्टनर हैं, बट 1951 के टाइम की अगर बात करें तो हमारी जो सिचुएशन थी उसकी वजह से क्या था कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हम पूरी तरीके से बैन थे, यानी हमारे साथ वो कंट्रियाँ ट्रांजैक्शन नहीं कर रही थी। जिसमें अगर बात करें यूके हो गया, यूएसए हो गया, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो ऐसी कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, जो यूरोप की कंट्री है मोस्ट ऑफ टाइम, उनके साथ हमारा कोई वो कह लीजिए ट्रांजेक्शन्स या मार्केट जो ट्रेड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम उस वक्त क्या थे, बहुत ही बैकवर्ड कंट्री के रूप में जाने जा रहे थे। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो नोटेबल फीचर्स ऑफ डायरेक्शनल पैटर्न ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज दैट इन द रिसेंट ईयर द UAE emerged in our leading trading partner। अब देखें उस वक्त की अगर बात करते हैं जिस समय हम 1951 की अगर बात करें और उसके बाद हम उसमें आने वाले बदलाव की बात करते हैं, तो नॉर्मली कहता है उसका जो सबसे बड़ा फर्क रहा फॉरेन ट्रेड में, हमारा सबसे जो लीडिंग पार्टनर रहा वो UAE रहा, यूनाइटेड अरब अमीरात रहा। USA which is also leading partner till 2007-8 continuously remains followed by the UAE and China। तो नॉर्मली देखिए USA भी 2007-8 के बाद से हमारा वो एक स्ट्रैटेजिक कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि ट्रेड पार्टनर के रूप में जनरेट हो गया, ट्रेड पार्टनर के रूप में सामने आया, और वो ऐसे ही उसके साथ साथ UAE और चाइना भी हमारे बनते हैं। नॉर्मली अगर देख लिया जाए तो इन दोनों के बीच में क्या है हमारा ट्रांजेक्शन, USA की अगर बात करें तो लगभग 16% 15.9% ट्रांजेक्शन हम उससे होते हैं, एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, और UAE से लगभग 9.1%, चाइना से 5.1% और बाकी से 69.9% हम एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये एक्सपोर्टर हमारे रहे हैं जिनको हम दे रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इंपोर्टर भी हम बहुत बड़े हैं। अगर यही इंपोर्टर की बात करें तो आज के टाइम में 13.7% हम चाइना से, 6.9% हम USA से, और सऊदी अरेबिया से 5.6%, स्विट्ज़रलैंड से 3.6% और अदर कंट्रीज से जो 70.6 यानी कि 70.3% का हम ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, बाकी कंट्रीज़ के साथ करने का काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1991 आफ्टर 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब 1991 के बाद हमारा न्यू इकोनॉमिकल यानी NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई जाती है, नई पॉलिसीज, यानी कि हमने अपनी इकॉनमी को, जो हमारी क्लोज इकॉनमी थी, हमने उसको ओपन इकॉनमी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। जब हम बात करते हैं कि 1991 की सिचुएशन क्या रही, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड द ब्रिंग्स आउट ऑफ अ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रेड हैज़ टेंडेंस टू गेन द मोमेंटम ओनली आफ्टर द 1990। 1990 के बाद ही क्या हुआ, हमारा जो ट्रेड इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, यानी हमारी इकॉनमी थी, उसको मूवमेंट मिलने का काम कर। टिल 1990 वी आर द रिलाइंग ऑन द डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजी। 1990 तक हम क्या रहे, अलग अलग जो ट्रेड स्ट्रेटजी थी हम उस पर डिपेंडेंट थे, बट आफ्टर वी आर रिलाइंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अब उसमें हम क्या देख रहे थे, हम इनवर्ड लुकिंग, देखिए आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं पहले, इनवर्ड लुकिंग और वो इनवर्ड और आउटवर्ड की बात क्या होती है। हम जब बात करते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, और उसके बाद होता है हमारा आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड की अगर बात करें तो समझ लीजिए हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर अगर हम हैं, हम कंट्री से बाहर नहीं जा रहे हैं, कंट्री के अंदर ही सारे बिजनेस पॉलिसीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, कंट्री के लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो इनवर्ड लुकिंग हुई। और आउटवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड मतलब इसको, इनवर्ड को हम क्लोज्ड इकॉनमी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आउटवर्ड को ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी मतलब पूरी दुनिया के लोगों के लिए हम अपनी इकॉनमी को ओपन कर देते हैं, तो ये ओपन इकॉनमी के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर देखें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट वॉज ओनली इन 1991 दैट वी शिफ्टेड टू
द स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन विच इज़ ट्रिगर्ड टू रेज आवर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसेस या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अब ये वो एक पीरियड था जिसमें हमको क्या मिला, ये एक शिफ्ट किए थे हम अपनी स्ट्रेटेजी प्रमोशन, क्योंकि हम इनवर्ड लुकिंग से क्या हो गया, आउटवर्ड लुकिंग तरफ मूव कर गए थे। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा रिजल्ट क्या रहा, हमारी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ट्रेड स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं तो इसमें डिफरेंसेस क्या है। इनवर्ड लुकिंग जो मैंने आपको बताया कि हम अपने कंट्री के अंदर ही सारा बिजनेस कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री के बिजनेस अथॉरिटी को या दूसरी कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को अपनी कंट्री में हम प्लेस नहीं दे रहे हैं, तो हमारी इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी हो जाती है। लेकिन अगर हम सारी कंट्रीज़ के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अपनी इकॉनमी खोल देते हैं, अपनी कंट्री के रास्ते खोल देते हैं, तो वो आउटवर्ड लुकिंग होती है। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रेफर्स टू द पॉलिसी of a reliance on the import substitutions and protection of the domestic industries through the import restrictions and the import duties in the area of international trade। तो अब स्लाइड को समझ लीजिएगा। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रेफर्स टू, ये उस स्ट्रेटजी की बात करता है जिसमें कहता है पॉलिसी ऑफ रिलायंस, जो आत्मनिर्भरता वाली सिचुएशन है, हम अपने ऊपर ही निर्भर हैं, इस पॉलिसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस, यानी कि हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट है, हमारे पास ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, तो हम ए नाम के प्रोडक्ट को मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमको इसको आगे बढ़ाना है। ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है। अगर इसका सब्सटीट्यूशन हमारे पास आ गया तो हमारी मार्केट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को हमें नहीं करना है। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा थ्रू द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। किसकी वजह से? इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि खरीदारी तब आप करेंगे भैया हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, हम इसकी खरीदारी नहीं कर सकते, और नहीं वो प्रोडक्ट जिसकी खरीदारी कर सकते हैं हम जो हमारे पास नहीं बना। एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और किसके माध्यम से? एक तो पहले तो उसको रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, ठीक है, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ के थ्रू, और दूसरी चीज़ किस तरीके से? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के बेसिस पे उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। हाँ ठीक है, आप बनाओगे बेचोगे, लेकिन उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा टैक्स देने का काम करना पड़ेगा। तो इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही नोटेबल है। तो इससे पहला पॉइंट कहता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस इम्प्लाइज द डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ द दोज गुड्स विच द इकॉनमी हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। This is a strategy to save the foreign exchange by restricting the volume of imports। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि import substitutions की अगर बात करें तो import substitution की बात, जैसे मैंने आपसे फिर कहा कि हमारे पास कोई एप्पल है, हमारे यहाँ अपने यहाँ हिमाचल में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, और भी पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो हम दूसरी कंट्री से एप्पल नहीं खरीदेंगे, ठीक है। यानी कि सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? एक की जगह पे दूसरी को इस्तेमाल करना है। यानी कि हमारे पास एप्पल है तो एप्पल की जगह पे दूसरा एप्पल इस्तेमाल कर लिया, या दूसरी कंट्री का एप्पल इस्तेमाल किया, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। या किसी और चीज़ को कहता है इम्प्लाइज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू दोज, ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? उन डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, तो दोज गुड्स विच आर द इकोनॉमी हैज़ बीन इम्पोर्टिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन गुड्स के लिए जो दूसरी कंट्रीज के लिए भी क्या है? इम्पॉर्टेंट, यानी कि दुनिया में जिसका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, हमारे यहाँ वाटर की सप्लाई की जाती है, वर्ल्ड वाइड बेचा जाता है वाटर को। इसके साथ साथ देखें हम फूड ग्रेन्स को बेचने का काम करते हैं आज के टाइम में, तो हम पहले उसमें अपनी प्रियोरिटी को मेंटेन करेंगे। अगर हमारी प्रियोरिटी कंप्लीट हो जाती है, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो हम क्या करें? दूसरी कंट्री को बेचने का काम करेंगे। लेकिन पहले 1991 की पॉलिसी से पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि अगर हम फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारे पास हमारी अपनी करेंसी को या फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन को ज़्यादा करना पड़ेगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी को बचाना, ताकि हम इम्पोर्ट उन चीज़ों को कर सकें जिससे हम अपने लोगों के सेल्फ रिलायंस को मेंटेन कर सकें। ये सोचती है फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वैल्यूम ऑफ द इम्पोर्ट। क्या किया गया? और उसके लिए उस एक्सचेंज को बचाए रखने के लिए क्या रिस्ट्रिक्ट करने का काम करना सोचा गया। लिमिटेड अमाउंट में ही हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब बात करता है सेकंड पॉइंट की। द फॉरेन एक्सचेंज वॉज बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट इम्पोर्ट लाइक अ मशीनरी, लिखा है रेफरेंस टू द इम्पोर्ट्स ऑफ द सच अ प्लांट एंड मशीनरी विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। तो ऐसे इसमें फॉरेन एक्सचेंज में क्या कहता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज को हम यूज़ तब करते थे डेवलपमेंट एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि हम क्या करते थे, हमको अगर मशीनरी कोई दे रहा है तो हमको खरीदना पड़ता था ताकि हम उससे अपने लोगों को डेवलपमेंट के लाइन पे ला सकें या उनको हम डेवलपिंग सिचुएशन में ला सकें। मशीनरी हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, ठीक है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी कंट्री को, उन सभी चीज़ों के लिए हम एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। अब बात करते हैं, बाई अडॉप्टिंग द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट प्रिफर टू द इकोनॉमीज द यूज़ ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे कह रहा है अडॉप्टिंग द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हम अगर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहता था इकोनॉमिक्स द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rather than the maximize the generation of foreign exchange। अब यहाँ पे क्या था कि उस समय की सिचुएशन थी कि हम फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करने की बात कर रहे हैं। अगर मान लो मैकेनाइज करते हैं, चीज़ों को जनरेट करने का काम करते हैं या किसी तरह का प्रोडक्टिविटी परचेज करने का काम करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज थे हम उसको यूज कर रहे थे। तो हमारी जो सोच थी गवर्नमेंट की सोच थी केवल उसको यूज नहीं करना, अब उसको क्या करना है, उसको एक मैक्सिमाइज जनरेशन देता है रेदर देन द मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो उसका सोच जो था गवर्नमेंट का कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना, बनाए रखना, मैक्सिमाइज करना उसका। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू द प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर द इंटरनेशनल कंपटीशन। अब साथ ही साथ क्या है, हमने कहा कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की मार्केट की बात करते हैं तो वो कंपनियाँ जो इंटरनेशनलाइज्ड होती हैं और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके प्रोडक्ट को बनाती है और प्राइसिंग को मेंटेन करती है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट तो हमारे ज़्यादा कई बार महंगे हो जाते हैं और हमको, जैसे आज के टाइम में देखें, हम अपने इंडियन प्रोडक्ट को खरीदते तो महंगा मिलता है, क्वालिटी नहीं मिलती कई बार, और हम वही चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमको क्वालिटी मिल जाती है। तो ये एक सिचुएशन बनी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनवर्ड लुकिंग सिचुएशन को मेंटेन करना शुरू करते हैं कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे और इंटरनेशनल कंपटीशन से अपनी इंडस्ट्रीज़ को बनाए रखेंगे। तो ये सिचुएशन थी हमारी इसकी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी की। अब जब हम आगे बात करते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का जो ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट रहा वो कैसा रहा, तो यहाँ पे जैसे कहता भी है कि इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो क्या फ़र्क रहा उसका, फ़र्क तो देखिए बहुत फेवरेबल फ़र्क तो नहीं रहा, बहुत फेवरेबल सिचुएशन तो नहीं रही, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड तो, लेकिन उसके लिए बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें क्या कह रहा था, इंडियन pursued द ट्रेड स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉर द फॉरेन कंपटीशन। तो हमारा इंडियन का जो सोच था फॉरेन कंपटीशन से अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचाए रखना, इस कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहते हैं। इट हैड अ बोथ गुड एज वेल एज द बैड इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ द इकॉनमी। इसका दोनों का प्रभाव था, अच्छा भी था और बुरा भी था हमारे इंडस्ट्रियल हेल्थ पे। साथ ही द फॉलोइंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गुड्स एंड अ बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग द स्ट्रेटेजी परस्यूड इन द प्रायर 1991, which is known as the new economical policy which is launched in 1991। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा गुड इम्पैक्ट क्या था। गुड इम्पैक्ट का हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छी चीज़ क्या थी, इंटरनेशनल लेवल जो सिचुएशन थी उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, अपने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। डिस्पाइट द ग्रीन रिवोल्यूशन द परसेंटेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन of industrial sector to the GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991। तो GDP क्या रहा हमारा, GDP जो 1951 में 12% था वो इंक्रीज कर गया 25% इन 1991 तक। ये इसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी होने के लिए। हमारा जो GDP था प्रोडक्शन हम अपने ऊपर ही करते थे। राइजिंग द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन GDP and sign of the economic growth based on the structural transformation of the economy। अब देखें इस तरीके से जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के, अब इनवर्ड लुकिंग था, हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं था, हम अपनी मर्जी से कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर रही थी और अच्छे से आगे बढ़ रही थी और GDP ग्रोथ भी हमारा हुआ।
इसके साथ साथ क्या आ रहा कि ग्रोथ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकॉनमी, वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकॉनमी रहा, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन रहता है उसके बेसिस पे इसका ग्रोथ बना हुआ। आगे हम बात करते हैं जब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसमें बदलाव क्या है। 1950 से अगर बात करें 1990 तो सॉ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऐसा इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कैसे कहता मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द टेक्सटाइल एंड जूट। कहता मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द टेक्सटाइल एंड जूट। टेक्सटाइल और जूट के लिए कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे पास पहले नहीं थी। थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी इंडस्ट्रियल ग्रोथ started the spreading across the engineering goods and the wide range of the consumer goods। अब क्या हुआ, जब हम देखने लगे इनवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रीज हमारी रही, तो जैसे पहले कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्रीज ही हमारे पास थी या फिर बहुत ज़्यादा इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो इनवर्ड लुकिंग में क्या हुआ, तो हमने इनवर्ड लुकिंग में हमने जो इंडस्ट्रीज़ थे उसको ग्रोथ किया, हमने अब इंजीनियरिंग गुड्स को बनाने का काम करना शुरू कर दिया, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बनाने शुरू कर दिया, बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूमर गुड्स यानी कि अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाना शुरू कर दिया। जब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो ओइंग द इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी देयर वाज अ नोटेबल ग्रोथ ऑफ द सनराइज इंडस्ट्रीज़। देखें तो इनवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो हमको बेनिफिट मिला उसमें अगर नोटेबल ग्रोथ चेक किया गया जिसमें बहुत अच्छी बदलाव रही वो सनराइज इंडस्ट्रीज़ की रही, जो कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के रूप में जानी जाती है। इट इज़ द वाइडली रिकॉग्नाइज दैट द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज वुड हैव टू बी फेल टू टेक द रूट इन द इकोनॉमिक डोमेस्टिक इकोनॉमी हैड द पॉलिसी ऑफ अ प्रोटेक्शन नॉट बीन द परस्यूड। तो नॉर्मली अगर देखें तो डोमेस्टिक हमारा जो इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी होने की वजह से जो हमारी बड़ी सनराइज इंडस्ट्रीज़ थी, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ थी, उसमें वाइडली रिकॉग्नाइज दैट द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, वुड हैव टू बी फेल टू टेक द रूट्स इन द डोमेस्टिक कंट्रीज़। वो क्या हुआ, वो फेल कर गया डोमेस्टिक कंट्रीज़ के रूट्स के, यानी कि अच्छा क्या रहा उसके लिए, कहता इट हैड बिकम द पॉलिसी ऑफ द प्रोटेक्शन नॉट बीन द परस्यूड, जिसकी वजह से क्या रहा उसके लिए जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, वो पूरी तरीके से परस्यूड नहीं रहा, यानी कि उसकी फेवर में जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं रही। लेकिन यहाँ पे था क्या कि इनवर्ड लुकिंग होने की वजह से क्या है, गवर्नमेंट वो बची रही, कंपटीशन उसको नहीं मिला, यानी कि जिस तरीके से ग्रोथ करना चाहिए उस तरीके से नहीं, लेकिन कंपटीशन ना मिलने की वजह से वो बची रही। फिर यहाँ पे कहता है ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज़ ऑल्सो ascribed to the inward looking trade strategy। जब ग्रोथ की बात करते हैं ऑटोमोबाइल की तो वो भी क्या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोज ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन दीज इंडस्ट्रीज वुड हैव टू बी फेल टू सर्व। अगर इंटरनेशनल कंपटीशन की अगर बात करें तो उसके कंपेयर में ये फेल हो सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए इसको बचाने का काम किया गया, ये एक अच्छी सिचुएशन बनी रही। हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर लें तो ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट टू दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं दूसरी कंट्रीज से या दूसरी कंपनी से, तो आसानी से हम इस चीज़ को डेवलप कर सकते थे। तो ये कम पैसे में भी हम कम इन्वेस्टमेंट में इसको इस्टेब्लिश कर सकते थे। इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज़ ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज द कंट्री विच इज़ अदरवाइज वुड हैव रिमेन आइडियल। कहता है इसमें इट इज़ ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज़ ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज। लेटेंट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ या विच अदरवाइज वुड हैव रिमेन आइडल या डल, जो मतलब बाकी चीज़ों में या बाकी टाइम में वो इंडस्ट्री जो डल रहती है या नहीं अच्छे से काम कर पाती थी, उनको फिर से रिस्टैब्लिश करके उनको यूज़ में लाने का काम कर लिया गया। द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइड द न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इट प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्वलिटीज़। तो अगर देखें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या करती है, नया इन्वेस्टमेंट क्या करता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, जिससे इट प्रमोटेड ग्रोथ विद द सेल्फ इक्विटीज़। और ये सेल्फ इक्विटीज़ के साथ साथ, यानी कि अगर हम बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा अपना प्रमोशन होता है और सोशल इक्वलिटीज़ जो हो सकती है उसको बनाए रखने के साथ।
अब बैड इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ मोनोपोली की सिचुएशन हो गई। कहता ग्रोथ ऑफ द इनसफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, ज़्यादातर कंपनियां अकेले होने की वजह से मनमाने तरीके से पैसे की लूट लगानी शुरू कर दी। उन्होंने अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने का काम करना शुरू कर दिया। द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर लेड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इनसफिशिएंट मोनोपोलीज। द टेक्निकली कम्युनिकेशन वॉज द गवर्नमेंट मोनोपोली स्टिल अबाउट 1990। We all know that the people had to wait the years and years for the telephone connection। तो पहले तो था ही कि मोनोपोली होने की सिचुएशन से आज के टाइम में देखें तो हम अगर BSNL का कनेक्शन पहले लेते थे तो हमको महीनों सालों इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब इसके साथ क्या इसका बड़ा बैड इम्पैक्ट रखता है। बट नाउ you get the repeated SMS offering you have a new telephone connection of free of charge। आज के टाइम में क्या है कि फ्री ऑफ चार्ज में बहुत कम टाइम में हम क्या करते हैं कनेक्शन ले सकते। लेकिन पहले 1991 की पॉलिसी के पहले देखें तो ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल था। यानी कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी वो मनमाने तरीके से काम करती थी। फिर लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइज द लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जब कंपटीशन होगा नहीं तो बदलाव नहीं आएंगे। ये भी बहुत एक टिपिकल वर्ड है, नॉर्मली बहुत अच्छा वर्ड है, जिसमें कहा कि काम में जब कंपटीशन नहीं होगा तो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं आएगा। तो ओल्ड यूजर ऑफ कार्स स्टिल remember that the Ambassador and Fiat were the only two models produced by the domestic industries in India। अगर देखें, अगर आपको पहले मतलब कोई है या फिर आप जानते हैं और ओल्ड कार के यूज़र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास केवल एम्बेसडर और Fiat की दो गाड़ियाँ ही मार्केट में अवेलेबल थी। बट अब इसकी बात की अगर बात करें तो ये सिचुएशन में कहता भी क्या है, नो डाउट दैट अ डोमेस्टिक कार इंडस्ट्रीज फ्लोरिश एज अ नियर मोनोपोली। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि डोमेस्टिक कार इंडस्ट्रीज हमारी क्या थी, पूरी तरीके से मोनोपोली में फ्लोरिश हो रही थी। तो ओइंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से क्या था, वो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत बची हुई थी। यानी कि हमारे पास कोई दूसरी कंट्रीज थी नहीं या दूसरी कोई कंपनी नहीं थी जो उसको क्या कर सके, कंपटीशन दे सके डोमेस्टिक लेवल पे, तो वो बची नहीं। बट द पॉलिनेस प्रोटेक्शन फेल्ड टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू अपग्रेड और द मॉडर्नाइज देयर प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ होने की वजह से क्या है, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन पॉलिसीज है कि जहाँ जो बेच रहा, देखिए पहले था क्या कि पहले जो कंपनियाँ होती थी वो जो बनाती थी वो जानती थी कि ये बिक जाएगा क्योंकि दूसरा कोई कंपटीटर उनके पास नहीं था। तो वो उसमें मॉडर्नाइजेशन से बदलाव करने की ज़रूरत नहीं समझती थी, वो लगातार उसको बेचती चली जाती थी और उसी तरीके की कंपनियाँ, मतलब प्रोडक्ट एक ही दो तरीके के हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आगे ये भी कहता है डिस्क्रिमिनेट द स्प्रेड टू द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। डिस्क्रिमिनेट करने का हो गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, ज़्यादा इसमें इंक्रीजिंग नहीं होती थी और लोगों को जॉब मिला तो जॉब जाने की चिंता नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो ढंग से काम भी नहीं करते, एफिशिएंसी उसमें नहीं होती थी। कहता द पीरियड ऑफ 1950 और 80 वॉज मार्क्ड विद द टेंड्स टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू द पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। वो एक ऐसा टाइम था जिसमें हम कुछ भी कहीं भी कभी भी कर सकते थे पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बेसिस पे। सो मच सो दैट द पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स इज इन आइदर बिड टू प्ले अ रोल ऑफ cluster started the following slowings up the opportunities of investment for the private enterpreneurs। तो नॉर्मली अगर देखें एक छोटे से वर्ड्स में समझ लें इसको, तो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ थी वो नॉर्मली क्या करती थी, अपनी मर्जी से प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करती थी, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे पास ज़्यादातर क्या थी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ थी, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से उनमें कोई बहुत कंपटीशन रहता नहीं था और वो अपने मनमाने तरीके से काम करने का काम करते थे। साथ ही साथ यहाँ देखें तो वो जो एंटरप्रेन्योर हमारा होता था, नॉर्मली यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना कि द स्टार्टेड द स्लोइंग्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है भैया, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट से बचने का, मतलब जब कंपनियाँ काम नहीं करेंगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरीके से नहीं करता, अब उसको करना है तो वो खुद का स्टार्ट करेगा। The one can appreciate commanding heights of the economy
to be the public sector undertakings, but one fails to understand the logic when the public sector enterprises had started the producing the bread and shoes. अब यहाँ पे जो कह रहा है कि वन कैन अप्रिशिएट द कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी टू बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कहता है एक तो उसको अप्रिशिएट करता था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, बट वंस फेल टू अंडरस्टैंड, अगर एक बार अप्रिशिएट करता दूसरी बार वो फेल हो जाता था, तो लॉजिकली वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग द ब्रेड, सो वो दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करना, सो एज लाइक ब्रेड एंड शूज एक्सेट्रा। तो आज के इस चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा है, आई थिंक सो ये लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेज अ पॉलिटिकल कंपल्शंस। तो नॉर्मली देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं रही है, हमारी इंडस्ट्री जब आती है, हमारा तो सबसे बड़ी चीज़ यही, हमारी जो गवर्नमेंट है कई बार स्टेबल नहीं होती थी, तो हर बार जब गवर्नमेंट चेंज जाती है तो वो अपनी पॉलिसी अपने तरीके से अप्लाई करती है, तो वहाँ पे जो एक उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो इम्पैक्ट पूरी तरीके से नहीं पड़ पाता है। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.